हेलो बच्चों, साई ज्ञान गंगा क्लास में आपका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है काल। बच्चों, अभी तक जिसने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें। चलिए अब हम काल को समझ लेते हैं। ठीक है, तो काल का जो शाब्दिक अर्थ होता है समय। ठीक है, तो हमें काल को समझने से पहले नीचे लिखे वाक्यों को ध्यान से पढ़ना एवं समझना है। जैसे पहला वाक्य दिया है, राम ने रावण का वध किया था। ठीक है, दूसरा है लड़की नाच रही है। तीसरा है हम कल विश्व पुस्तक मेले में जाएंगे। देखिए, उपर्युक्त वाक्यों में वध किया था, नाच रही है तथा जाएंगे क्रिया है। ये तो आपको समझ में आ रहा ना। परंतु सभी क्रियाएं एक ही काल में नहीं हुई हैं। इनमें से कुछ बीते हुए काल में हुई थी, कुछ वर्तमान समय में हुई और कुछ भविष्यत काल में होंगी। ठीक है, इसी आधार पर क्रियाओं को अलग अलग वर्गों में बांटा जा सकता है। प्रत्येक क्रिया किसी न किसी काल में या समय में हुई है, चाहे वो भूतकाल में हुई हो, चाहे वर्तमान काल में हुई हो, चाहे भविष्य काल में होंगी। ठीक है, देखिए ऊपर दिए वाक्यों के आधार पर हम क्रियाओं को समझ सकते हैं कि वे कौन से काल में हुई है। जैसे पहले वाले वाक्य में वध किया था जो क्रिया है, ठीक है ना, तो ये बीते काल में हुई क्रिया है। वध किया था तो ये क्या प्रकट करती है? भूतकाल को प्रकट करती है। ठीक है, दूसरा है वर्तमान काल में हुई क्रिया। तो दूसरा आपका जो सेंटेंस था, लड़की नाच रही है, तो नाच रही जो क्रिया है वो वर्तमान काल की, मतलब कंटिन्यूअस नाच रही है, तो वो वर्तमान काल में वो क्रिया चल रही है, तो ये वर्तमान काल प्रकट करती है। तीसरा है आने वाले समय में होने वाली क्रिया, मतलब भविष्य काल में होने वाली क्रिया। तो आपने तीसरा जो सेंटेंस पढ़ा था, हम कल विश्व पुस्तक मेले में जाएंगे, तो जाएंगे जो है वो भविष्य काल की क्रिया को प्रकट करती है। ठीक है ना, आया आपको समझ में? अतः हम कह सकते हैं कि क्रिया के जिस रूप से क्रिया के होने का समय ज्ञात होता है वह क्रिया का काल कहलाता है। ठीक है, चलिए अब हम काल के भेद को समझ लेते हैं। तो क्रिया के संपन्न होने के समय के आधार पर उसके 3 भेद होते हैं। सबसे पहला है भूतकाल, दूसरा है वर्तमान काल और तीसरा है भविष्यत काल। चलिए सबसे पहले हम भूतकाल को समझ लेते हैं। तो भूतकाल मतलब जो बीता हुआ समय, जो क्रियाएं बीते काल में हो चुकी हैं उनके बारे में हमको समझना है। तो जिस क्रिया का कार्य समाप्त हो चुका है उसे भूतकाल की क्रिया कहते हैं। इसे हम उदाहरण के द्वारा समझ लेते हैं। जैसे पहला उदाहरण है, सुमित खेल रहा था, मतलब उसमें बता रहा है खेल रहा था, मतलब वो खेल चुका है, अभी नहीं खेल रहा है, तो ये भूतकाल की क्रिया हो गई। दूसरा है उदाहरण, हिमानी ने मुझे पत्र लिखा था, तो ये दोनों क्रियाएं किसकी हैं? भूतकाल की हैं। अब देखिए भूतकाल के भी 6 भेद होते हैं, हम उन्हें समझ लेते हैं। जैसे सबसे पहला है सामान्य भूतकाल, दूसरा है आसन्न भूतकाल, तीसरा है पूर्ण भूतकाल, चौथा है अपूर्ण भूतकाल, पांचवा है संदिग्ध भूतकाल और छठवा है हेतुमद भूतकाल। चलिए अब हम भूतकाल के पहले भेद सामान्य भूतकाल के बारे में समझ लेते हैं। तो जिस भूतकाल की क्रिया से सामान्य रूप में होने के समय का संकेत मिलता है उसे हम सामान्य भूतकाल कहते हैं। चलिए इसे हम उदाहरण के द्वारा समझ लेते हैं। जैसे पहला उदाहरण है, लड़की ने कहानी सुनी और दूसरा है लड़कों ने अखबार पढ़ा। दोनों सेंटेंस आपको समझ में आ रही है ना कि बिल्कुल सामान्य क्रिया इसमें हो रही है, लेकिन कौन से काल में हो रही है? भूतकाल में हो रही है। ठीक है, देखिए मूल धातु से सामान्य भूतकाल की क्रिया कैसे बनाएं, हम इसे समझ लेते हैं। इसे हम पूरी रचना प्रक्रिया के द्वारा समझेंगे। जैसे पहली दी है मूल धातु प्लस उसमें आ लगेगा, तो उसमें कैसे बनेगी सामान्य भूतकाल की क्रिया? जैसे उसने पत्र लिखा, तो इसमें लिख जो है मूल धातु है प्लस आ लगा, तो क्या हो गया? लिखा। दूसरा है मैंने पत्र पढ़ा, तो पढ़ मूल धातु प्लस आ। दूसरी रचना प्रक्रिया है मूल धातु प्लस या। ठीक है, जैसे दिया है सचिन ने खाना खाया, तो खा मूल धातु प्लस या। दूसरा है पलक ने दूध पिया, तो पी प्लस या। तीसरी रचना प्रक्रिया है मूल धातु प्लस ए। ठीक है, तो इसके सेंटेंस है हमने नारे सुने, तो सुन प्लस ए। दूसरा है अध्यापक ने उत्तर बताए, तो बता प्लस ए। अगली रचना प्रक्रिया है मूल धातु प्लस ई। ठीक है, तो इसमें सेंटेंस है आपका हरि ने चिट्ठी लिखी, तो लिख प्लस ई।
दूसरा है मैंने चिट्ठी पढ़ी, तो पढ़ प्लस ई। अगली रचना प्रक्रिया है मूल धातु प्लस ई, मतलब ई पे आपको बिंदु लगे वाले शब्द, ठीक है। तो मुझे मामा से टॉफियाँ मिली, तो इसमें मिल प्लस ई, ठीक है। दूसरा है उसने नानी से कहानियाँ सुनी, तो सुन प्लस ई, ठीक है। देखिए लास्ट की दो रचना प्रक्रिया आपको समझ में आई कि ऊपर जो बड़ी ई दिया है तो उसमें वो एक वचन के सेंटेंस बने, ठीक है। और दूसरा जो ई दिया है तो उसमें बहुवचन के सेंटेंस बने। आई आपको समझ में? तो यहाँ आपका सामान्य भूतकाल कंप्लीट हुआ। चलिए अब भूतकाल के दूसरे भेद आसन्न भूतकाल को समझते हैं। तो जिस भूतकाल की क्रिया से अभी अभी कार्य के समाप्त होने का पता चले उसे आसन्न भूतकाल कहते हैं। मतलब जिस क्रिया से पता चले कि जो भी कुछ काम है वो अभी कुछ समय पहले ही पूरा हुआ है, तो उसे हम क्या बोलते हैं? आसन्न भूतकाल बोलते हैं। इसके उदाहरण है मनु अभी गया है। दूसरा है मैं अभी सोकर उठा हूँ। मतलब ऊपर बताया ना कि जो क्रिया अभी कुछ समय पहले हुई हो, जैसे मनु अभी गया है, मतलब मनु कुछ समय पहले गया है। मैं अभी सोकर उठा हूँ। आया आपको उदाहरण से समझ में? देखिए आसन्न का शाब्दिक अर्थ होता है निकट, अर्थात ऐसी क्रियाएं जो भूतकाल में आरंभ होकर वर्तमान काल के निकट समाप्त होती हैं, उन क्रियाओं को आसन्न भूतकाल कहते हैं। कुछ विद्वान इसे अंग्रेजी के प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के अनुसार पूर्ण वर्तमान काल कहते हैं, क्योंकि कार्य आरंभ हुआ भूतकाल में लेकिन समाप्त हुआ वर्तमान काल में। चलिए अब हम आसन्न भूतकाल की पहचान को समझ लेते हैं ताकि आपको कोई भी सेंटेंस समझने में आसानी रहे। तो आसन्न भूतकाल की क्रिया में हूँ, है, हो लगता है, ठीक है ना। अब इसकी रचना प्रक्रिया जो है इसमें मूल धातु प्लस है और हूँ लगता है, ठीक है। ये दोनों चीज़ आपको समझ में आ गई ना, तो आप उसके आसन्न भूतकाल के सेंटेंस को आसानी से पहचान सकते हो। चलिए अब हम भूतकाल के तीसरे भेद पूर्ण भूतकाल को समझ लेते हैं। तो भूतकाल की जिस क्रिया से यह बोध होता है कि कोई कार्य भूतकाल में बहुत पहले समाप्त हो गया था, उसे हम पूर्ण भूतकाल कहते हैं, ठीक है। इसके उदाहरण देखिए। पहला है हम क्रिकेट खेल चुके थे। दूसरा है शुभम बाजार जा चुका था। मतलब उसमें क्या बोला कि बहुत पहले पूर्ण हो चुकी है क्रिया भूतकाल में, मतलब हम क्रिकेट खेल चुके थे, बहुत पहले हम खेल चुके क्रिकेट। दूसरा है शुभम बाजार जा चुका था, तो शुभम बाजार बहुत पहले जा चुका था, ठीक है। आया समझ में? देखिए अब इसकी पहचान क्या है पूर्ण भूतकाल की? तो पूर्ण भूतकाल में क्रिया के साथ था, थी, थे, चुका था, चुकी थे, चुके थे आदि लगता है। इसकी रचना प्रक्रिया है मूल धातु प्लस था, थे, थी, चुका था, चुकी थे और चुके थे, ठीक है। चलिए अब हम सामान्य भूतकाल और पूर्ण भूतकाल के अंतर को समझ लेते हैं। तो सामान्य भूतकाल का प्रयोग किसी क्रिया या घटना का वर्णन करने के लिए किया जाता है जो अतीत में किसी विशिष्ट बिंदु पर घटी हुई हो, ठीक है ना। आई समझ में आपको कि उसका जो वर्णन किया जाता है ना, तो जो अतीत में किसी विशिष्ट बिंदु पर घटी हुई हो, मतलब पुराने भूतकाल में कोई विशिष्ट बात पर घटना घटी हो, तो वहाँ क्या होता है? सामान्य भूतकाल होता है, ठीक है। जैसे इसे आप उदाहरण के द्वारा समझ लो। जैसे पहला उदाहरण है वंशिका ने गीत गाया, ठीक है। दूसरा है ओम ने कविता पढ़ी, ठीक है ना। अतीत की बात हो रही है, ठीक है। विशिष्ट बिंदु की गाना गाना और कविता पढ़ना, उसके विषय में बात हो रही है, तो ये क्या है? सामान्य भूतकाल है। अब देखिए पूर्ण भूतकाल में किसी अन्य कार्य से पहले हुई किसी क्रिया का वर्णन करने के लिए पूर्ण भूतकाल का उपयोग किया जाता है। मतलब कोई कार्य जो नया शुरू हो रहा है उसके पहले जो क्रिया हुई है उसका वर्णन इसमें किया जाता है। जैसे पहला उदाहरण है वंशिका ने गीत गाया था, ठीक है। ओम ने कविता पढ़ी थी। आई समझ में आपको ये? तो मुझे लगता है कि आपको सामान्य भूतकाल और पूर्ण भूतकाल में अंतर समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम भूतकाल के चौथे भेद अपूर्ण भूतकाल को समझ लेते हैं। तो भूतकाल की जिस क्रिया से यह प्रकट हो कि कोई कार्य भूतकाल में शुरू हो चुका था लेकिन उस कार्य की पूर्णता प्रकट नहीं हुई है, तो उसे हम क्या बोलते हैं? अपूर्ण भूतकाल कहते हैं।
इसके उदाहरण देखिए, पहला है मीरा गा रही थी और दूसरा है कृष्ण मुरली बजा रहा था। तो गा रही थी और बजा रहा था भूतकाल में हो रहा है, लेकिन इससे ये समझ में नहीं आ रहा कि मीरा ने गाना बंद कर दिया है या कृष्ण ने मुरली बजाना बंद कर दिया है। तो ये अपूर्ण भूतकाल है। ठीक है, अपूर्ण भूतकाल की पहचान है कि इसके वाक्यों के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे आदि लगते हैं। ठीक है, और इसकी रचना प्रक्रिया है मूल धातु प्लस रहा, रही, रहे, था, थी, थे और ता, ते, ती आदि लगते हैं। देखिए, अपूर्ण भूतकाल में एक जानने योग्य विशेष बात यह है कि इसी अपूर्ण भूतकाल में कुछ वाक्यों में ऐसे क्रिया रूप मिलते हैं जिनसे लंबी अवधि तक कार्य चला और समाप्त हो गया। देखिए, इसे हम रचना प्रक्रिया के द्वारा समझते हैं। तो पहली रचना प्रक्रिया है मूल धातु प्लस ता, ती, ते, रहा, रही, रहे प्लस था, थी, थे। इसके उदाहरण है, पहला प्रवीर पुस्तक पढ़ता रहा था, दूसरा है अंशु कविता पढ़ती रही थी, मतलब बहुत लंबे समय तक पढ़ती रही थी। ठीक है ना, और अब वो समाप्त हो चुकी है क्रिया। ठीक है ना, आए समझ में उदाहरण से। अब आपकी दूसरी रचना प्रक्रिया है मूल धातु प्लस ता, ती, ते, था, थी, थे। इसके उदाहरण है, पहला है प्रवीर खेलता था और दूसरा है अंशु खेलती थी, मतलब ये भूतकाल की क्रिया है। ये खेलते थे और खेलते चले आ रहे थे, लेकिन अब वो क्रिया समाप्त हो गई है। ठीक है, तो आया आपको समझ में अपूर्ण भूतकाल अच्छे से। देखिए, इस काल को कुछ विद्वान पूर्ण सातत्य बोधक भूतकाल भी कहते हैं। ठीक है, आई समझ में। भूतकाल का पांचवा भेद है संदिग्ध भूतकाल। तो भूतकाल की जिस क्रिया से कार्य के होने अथवा करने पर संदेह हो उसे हम संदिग्ध भूतकाल कहते हैं। इसके उदाहरण देखिए, पहला है वंशिका ने नृत्य दिखाया होगा। ठीक है, दूसरा सीता गई होगी। तो दोनों वाक्यों में आपको एक संदेह प्रकट हो रहा है ना, कि नृत्य दिखाया होगा कि नहीं दिखाया होगा, सीता गई होगी कि नहीं गई होगी। ठीक है, आया समझ में आपको। अब इसकी पहचान जो है संदिग्ध भूतकाल की, कि संदिग्ध भूतकाल में वाक्यों के अंत में गा, गे, गी आदि आते हैं। ठीक है, अब हम संदिग्ध भूतकाल के वाक्यों की रचना प्रक्रिया को समझ लेते हैं। तो इसकी जो रचना प्रक्रिया होती है, सबसे पहले मूल धातु प्लस आ, ई, ए, था, थी, थे प्लस होना प्लस गा, गी, गे। ठीक है, आई समझ में आपको। चलिए, अब हम भूतकाल के लास्ट भेद हेतु हेतुमत भूतकाल को समझ लेते हैं। तो भूतकाल की जिस क्रिया से यह पता चले कि कार्य भूतकाल में तो हो सकता था किंतु किसी अन्य कार्य के कारण ना हो सका, उसे हेतु हेतुमत भूतकाल कहते हैं। मतलब आपको उससे डेफिनेशन समझ में आ रहा ना, कि कोई कार्य भूतकाल में हो सकता था लेकिन किसी कारणवश वो नहीं हो पाया, तो उसे हम क्या बोलते हैं, हेतु हेतुमत भूतकाल कहते हैं। इसके उदाहरण है, सबसे पहला है कृषक उत्तम बीज डालता तो उसे अच्छी फसल मिलती। ठीक है, दूसरा है उत्तम बीज ना डालने के कारण अच्छी फसल नहीं मिली। देखो, उसमें क्रिया में क्या बताया कि कोई कार्य भूतकाल में हो सकता था लेकिन किसी कारणवश ना हो सका, मतलब अच्छा बीज डालना ये भूतकाल का था। ठीक है, उसके बाद बीज ना डालने के कारण, ये भी भूतकाल की क्रिया है। ठीक है ना, तो एक याद रखने योग्य बात है इसमें हेतु हेतुमत भूतकाल में, कि इस भूतकाल की क्रिया में दो वाक्यों का वाक्य होता है। ठीक है, कैसे, देखो, पहले उदाहरण है आपका कृषक उत्तम बीज डालता तो उसे अच्छी फसल मिलती। तो इसमें पहला वाक्य है कृषक उत्तम बीज डालता और दूसरा है तो उसे अच्छी फसल मिलती। ठीक है ना, तो यही इस काल की पहचान है, यही पहचान है और यही रचना प्रक्रिया है। ठीक है ना, कि एक वाक्य दूसरे वाक्य पर डिपेंड है, आश्रित है। ठीक है ना, एक वाक्य में दो उपवाक्यों का प्रयोग किया गया है। तो यहाँ आपके काल का पहला प्रकार भूतकाल तथा उसके भेद कंप्लीट हुए। ठीक है ना, अब हम काल के दूसरे प्रकार वर्तमान काल को समझेंगे। चलिए, अब हम वर्तमान काल को समझते हैं। तो जिस क्रिया का कार्य अभी भी चल रहा हो वह वर्तमान काल की क्रिया कहलाती है। ठीक है, हमने भूतकाल में क्या पढ़ा कि क्रिया हो चुकी हो, और वर्तमान काल में क्या होता है, क्रिया चल रही हो।
ठीक है ना। इसके उदाहरण देखिए, सौम्या निबंध लिख रही है, दूसरा है अभय आ रहा है। तो दोनों क्रियाएं लिख रही है और आ रहा है, दोनों क्रियाएं अभी कंटिन्यूअस चल रही हैं, ठीक है ना। चलिए अब हम वर्तमान काल के भेद को समझ लेते हैं। तो वर्तमान काल के 3 भेद होते हैं। पहला है सामान्य वर्तमान काल, दूसरा है अपूर्ण वर्तमान काल और तीसरा है संदिग्ध वर्तमान काल। सबसे पहले हम सामान्य वर्तमान काल को समझ लेते हैं। तो वर्तमान काल की जिस क्रिया से किसी कार्य का वर्तमान काल में करना या होना प्रकट हो उसे सामान्य वर्तमान काल कहते हैं। कैसे, उदाहरण के द्वारा समझो। पहला है कबीर पढ़ता है, दूसरा है राधा पढ़ती है और तीसरा है वे पढ़ते हैं। एक जनरल क्रिया है कि वे कबीर पढ़ता है, राधा पढ़ती है और वे पढ़ते हैं, ठीक है। सामान्य वर्तमान काल की पहचान है कि सामान्य वर्तमान काल में क्रिया के साथ ता है, ती है, ता हूँ, ती हूँ आदि आते हैं, ठीक है। अब इसकी रचना प्रक्रिया क्या है, मूल धातु प्लस ता, ती, ते, होना सहायक क्रिया है, हूँ, हो, हैं आदि आते हैं, ठीक है। चलिए अब हम वर्तमान काल के दूसरे भेद अपूर्ण वर्तमान काल को समझ लेते हैं। तो वर्तमान काल की जिस क्रिया से यह संकेत मिलता है कि कार्य वर्तमान काल में आरंभ हो चुका है और अभी जारी है, उसे अपूर्ण वर्तमान काल कहते हैं। मतलब काम शुरू हो चुका है लेकिन वो अभी भी कंटिन्यू चल रहा है, ठीक है ना। जैसे इसके उदाहरण है सचिन खेल रहा है और दूसरा उदाहरण है निर्मला नाच रही है, ठीक है ना। अपूर्ण वर्तमान काल की पहचान है कि इसके अंत में रहा है, रही है, रहा हूँ आदि आते हैं, ठीक है। और रचना प्रक्रिया है मूल धातु प्लस रहा है, रही है, रहा हूँ और रहे हैं। अपूर्ण वर्तमान काल में एक विशेष बात है कि इस काल का प्रयोग भविष्य में होने वाली क्रिया के रूप में भी मिलता है। जैसे पिताजी कल दिल्ली आ रहे हैं। वर्तमान काल का तीसरा प्रकार है संदिग्ध वर्तमान काल, ठीक है। तो वर्तमान काल की जिस क्रिया से होने या करने के संदेह का पता चले उसे संदिग्ध वर्तमान काल कहते हैं। मतलब किसी भी क्रिया के होने या करने में कोई संदेह प्रकट हो तो उसे हम संदिग्ध वर्तमान काल कहते हैं। जैसे इसके उदाहरण है, पहला है अध्यापिका कक्षा में पहुंचती होगी, दूसरा है खिलाड़ी मैदान में आते होंगे। देखिए दोनों वाक्यों को पढ़कर एक संदेह प्रकट हो रहा ना हमको, है ना। तो चलिए अब इसकी जो पहचान है संदिग्ध वर्तमान काल की, तो संदिग्ध वर्तमान काल के अंत में ता होगा, ती होगा, ते होंगे आदि आते हैं। और इसकी जो रचना प्रक्रिया है उसमें मूल धातु प्लस ता, ती, ते प्लस हो प्लस गा, गी, गे आदि आते हैं, ठीक है। तो यहाँ आपके वर्तमान काल तथा उसके भेद कंप्लीट हुए, ठीक है। अब हम काल के तीसरे प्रकार भविष्यत काल को समझेंगे, ठीक है। चलिए अब हम भविष्यत काल को समझते हैं। तो जिस क्रिया का कार्य अभी होना शेष है, बाकी है, अर्थात आने वाले समय में होगा अथवा भविष्य में होगा, तो उसे हम क्या बोलते हैं, भविष्यत काल की क्रिया कहते हैं। मतलब भूतकाल में हमने क्या पढ़ा था, क्रिया हो चुकी है। वर्तमान काल में क्या पढ़ा था, क्रिया चल रही है। और भविष्य काल में क्या होगा, क्रिया होगी, है ना। तो इसके उदाहरण है हिमानी पुस्तक मेले से पुस्तक खरीदेगी, दूसरा है आप मेरे जन्मदिन पर अवश्य आएंगे। चलिए अब हम भविष्यत काल के भेद को समझ लेते हैं। तो भविष्यत काल के 3 भेद होते हैं। पहला है सामान्य भविष्यत काल, दूसरा है संभाव्य भविष्यत काल और तीसरा है हेतुमद भविष्यत काल। पहले प्रकार सामान्य भविष्यत काल को समझ लेते हैं। तो भविष्यत काल की जिस क्रिया से यह संकेत मिले कि काम भविष्य में एक या अनेक बार होगा उसे सामान्य भविष्यत काल कहते हैं। इसके उदाहरण है किसान बैलों को पानी पिलाएगा, दूसरा है बैल खेत में जाएंगे। क्या बोला उसमें डेफिनेशन में कि भविष्य में जो क्रिया है वो एक या अनेक बार होगी। जैसे किसान बैलों को पानी पिलाने का काम एक से अधिक बार करेगा, ठीक है ना। बैल खेत में एक से अधिक बार जाएंगे। सामान्य भविष्यत काल की पहचान है कि जिन वाक्यों के अंत में गा, गे, गी आदि शब्द आते हैं उन्हें सामान्य भविष्यत काल कहते हैं।
ठीक है। अब इसकी जो रचना प्रक्रिया है वो है, उसमें मूल धातु प्लस गा गे गी, ठीक है। भविष्यत काल का दूसरा भेद है संभाव्य भविष्यत काल। तो देखिए, भविष्यत काल की जिस क्रिया से भविष्य में कार्य के होने में संदेह हो उसे संभाव्य भविष्यत काल कहते हैं, ठीक है। इसके उदाहरण है शायद कल उसका पत्र मिल जाए। दूसरा है जब मैं स्कूल आऊंगा तो तुम खेल रहे होगे, ठीक है ना। तो उपर्युक्त वाक्यों में क्रियाओं से कार्य के होने का निश्चित बोध नहीं होता बल्कि संभावना प्रकट होती है, ठीक है ना। इसकी पहचान है कि जिन वाक्यों के अंत में गा गे गी ए ये उ के साथ संभावना सूचक शब्द जैसे संभव, शायद आदि शब्द आते हैं उन्हें संभाव्य भविष्य काल कहते हैं। भविष्यत काल का तीसरा प्रकार है हेतुमत भविष्यत काल। तो क्रिया का वह रूप जिससे एक कार्य का होना किसी दूसरी भविष्यत काल की क्रिया के संपन्न होने पर निर्भर हो, वह हेतुमत भविष्यत काल कहलाता है। इसके उदाहरण है, सबसे पहला है यदि वर्षा हुई तो फसल अच्छी होगी। दूसरा है यदि छुट्टियां होंगी तो बहुत मजा आएगा, ठीक है। उपर्युक्त वाक्यों में हुई तथा होगी क्रिया क्रमशः दूसरी भविष्यत काल की क्रियाएं होगी तथा आएगा क्रिया के संपन्न होने पर निर्भर है, इसलिए ये हेतुमत भविष्यत काल की क्रियाएं हैं, ठीक है। इसकी पहचान है, इस काल में क्रिया के अंतर्गत एक कार्य हमेशा किसी दूसरे कार्य पर निर्भर होता है। तो यहाँ आपके काल के तीनों प्रकार तथा उसके उपभेद कंप्लीट हुए। मैं आशा करती हूँ बच्चों कि आपको काल के तीनों प्रकार तथा उनके उपभेद अच्छे से समझ में आ गए होंगे। धन्यवाद।